प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण का एक नया बिंदु समझेंगे जिसका नाम है समास। आइए हम देखते हैं कि शब्द निर्माण होने के जो स्रोत है वो कौन कौन से हैं। एक उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय और तीसरा है समास। उपसर्ग और प्रत्यय कक्षा 9 में हमने बहुत अच्छी तरह समझा है। अब हम समझते हैं समास, कि जिसके कारण एक नया शब्द निर्माण होता है। तो शब्द निर्माण का यह स्रोत है। समास की परिभाषा हम पहले समझते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। हमें इस परिभाषा को थोड़ा सा ध्यान से समझना चाहिए। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, दो शब्द है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। इसमें याद रखने जैसा एक विषय है कि समास में दो या अधिक शब्दों का मेल है और संधि में दो वर्णों का मेल है, यानी दो अक्षरों का मेल है। तो आप कभी गलती से ये मत सोचना कि समास और संधि दोनों समान है। नहीं, समास में दो शब्दों का मेल होता है और संधि में दो वर्णों का। आइए हम समझते हैं कि समास में महत्वपूर्ण क्या है, कौन कौन से बिंदु है जिनको हमें बहुत ध्यान से समझना चाहिए। तो पहली बात, समस्त पद या उसे सामासिक शब्द भी कहते हैं। इसका अर्थ है संक्षेप करना, यानी छोटा करना। समस्त पद या सामासिक शब्द जो बहुत बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है, इसको विस्तार में लिखना। समस्त पद ये छोटा होता है, उसको विस्तार में लिखना। ठीक है। जैसे महान है जो आत्मा, इसका समस्त पद कौन सा है? महात्मा। भारत का रत्न, इसका समस्त पद या सामासिक शब्द कौन सा है? भारत रत्न। तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि समस्त पद या सामासिक शब्द का अर्थ होता है छोटा करना। जैसे महान है जो आत्मा बहुत बड़ा शब्द था, इसको हमने छोटा कर दिया महात्मा। भारत का रत्न बड़ा शब्द था, इसको हमने छोटा कर दिया भारत रत्न। इसे समस्त पद कहते हैं। हम आगे समझते हैं कि समस्त पद में दो शब्द होते हैं। पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद या बाद वाला पद हम उसे कहेंगे वे उत्तर पद होता है। जैसे महान यह पूर्व पद है और आत्मा यह उत्तर पद है। हमने पहला उदाहरण समझा, महान है जो आत्मा, तो इसमें महान ये क्या है? पूर्व पद है, और आत्मा ये बाद वाला पद है, तो ये क्या कहा जाएगा? उत्तर पद कहा जाएगा। दूसरे उदाहरण में हमने समझा भारत का रत्न, तो इसमें भारत पूर्व पद है और रत्न उत्तर पद है, यानी बाद वाला पद है। ये दो बातें हमें महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखनी चाहिए। इसके व्यतिरिक्त और भी है बात जो महत्वपूर्ण है और ध्यान में रखने योग्य है। जैसे समास विग्रह। अब समास विग्रह किसे कहेंगे? यहाँ समस्त पद को स्पष्ट करके लिखा जाता है, यानी जिस बहुत बड़े शब्दों को हमने छोटा कर कर लिखा, उस छोटे शब्दों को फिर से बड़ा कर कर लिखना ही समास विग्रह है। जैसे समस्त पद भारत रत्न और समास विग्रह भारत का रत्न। समझ रहे हो? समस्त पद जो छोटा है, समास विग्रह उसको बड़ा कर कर विस्तार कर कर लिखना। इसमें हम दूसरा उदाहरण भी ले सकते हो। रसोई घर यह समस्त पद है, रसोई के लिए घर यह समास विग्रह है। समझ रहे हो? ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अब हम समझेंगे कि समास के भेद की प्रत्येक परिभाषा में जो दो घटक विभिन्न रंगों में दर्शाए हैं, उन्हें ध्यान में रखें। वे आपको समास भेद पहचानने में मदद करेंगे। इसके बाद हम समास की एक एक परिभाषा समझने वाले हैं। तो प्रत्येक परिभाषा में दो दो शब्द या दो दो घटक ऐसे हैं कि जिनको अलग अलग रंगों से मैंने दर्शाया हुआ है। आपको प्रत्येक परिभाषा में वो दो दो शब्दों को ध्यान में रखना है।
वे दो शब्द ही आपको समास के भेद का उचित एक निशानी बताएंगे, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हो कि यह समास का कौन सा भेद है। ठीक है। हाँ, अब समास के भेद हम समझते हैं। समास के कुल 6 भेद है। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। आइए हम सबसे पहला समास का भेद समझते हैं, जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद प्रधान हो और अव्यय भी हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यह अव्ययी भाव समास की परिभाषा है। मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्येक समास के भेद की प्रत्येक परिभाषा में 2 शब्द है जो अलग अलग रंगों से दर्शाए गए हैं। वो 2 शब्द आपको याद रखने हैं। तो इस परिभाषा में वे 2 शब्द कौन से हैं? पूर्व पद प्रधान और अव्यय। समझ रहे हो? अब अव्यय किसे कहेंगे? तो अव्यय का सरल अर्थ यह है कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन न आए, आ ही नहीं सकता, ऐसे शब्दों को अव्यय कहा जाता है। अव्यय समास की एक और परिभाषा हम दूसरे अर्थ में ऐसे ले सकते हैं कि जिस समस्त पद में पहला पद छोटा हो और उपसर्ग हो और उसका रूप कभी नहीं बदलता हो। आइए हम उदाहरण के माध्यम से इन दोनों परिभाषाओं को सार्थक कैसे होगी समझते हैं। जैसे समस्त पद आजन्म, इसका समास विग्रह जन्म भर। एक और उदाहरण हम समझेंगे, प्रत्येक समस्त पद है, समास विग्रह हर एक। समझ रहे हो? हाँ, अब यहां आ जन्म, ये जो समस्त पद है, इसमें आ यह पूर्व पद भी है, अव्यय भी है, छोटा पद भी है और उपसर्ग भी है। यानी जो 2 परिभाषाएं हमने ऊपर समझी, उनमें जो अलग अलग रंगों में हमने 2-2 अलग अलग शब्द समझे, उन सभी को यहां आ जन्म इस उदाहरण में सार्थक हम बता सकते हैं। आ जन्म, इस समस्त पद में आ यह पूर्व पद है, यानी पहला पद है। अव्यय भी है, अव्यय यानी जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, नहीं हो भी सकता है। आ यह छोटा पद भी है और आ यह उपसर्ग भी है। जब ऐसा हो तब समझे कि ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। आइए अव्ययी भाव समास की गतिविधि को हम समझते हैं। गतिविधि इन इंग्लिश एक्टिविटी। तो चलो हमारे लिए कुछ शब्द है अव्ययी भाव समास के, हम उन्हें कभी समस्त पद कर कर समझते हैं तो कभी समास का विग्रह कर कर समझेंगे। ठीक है। समस्त पद यानी हमें नीचे दिए गए शब्दों का समस्त पद बनाना है। बिना काम, इसका समस्त पद क्या बन सकता है? यानी कि ये विस्तारित रूप है, इसको छोटा कर कर लिखना है। बिना काम, तो हम इसको कहेंगे बेकाम। बे पूर्व पद भी है, उपसर्ग भी है, छोटा भी है और अव्यय भी है। बेकाम। समझ रहे हो? समास विग्रह का एक उदाहरण हम लेते हैं, यथामति। इसका हमें समास विग्रह करना है, यानी यथामति ये क्या है? समस्त पद है, छोटा पद है, हमें इसे विस्तारित रूप में लिखना है। तो यथामति का समास विग्रह कैसे होगा? मति के अनुसार। मति का अर्थ होता है बुद्धि। यथामति मति के अनुसार, ये उसका समास विग्रह होगा। अन्य और उदाहरण है, इसको आप स्पष्ट करने का प्रयत्न करें, कोशिश करें आप इन सभी उदाहरणों को हल करने की। ठीक है। आगे कर्मधारय समास। इसकी परिभाषा हम समझते हैं कि जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद इन दोनों में विशेषण, विशेष या उपमान, उपमेय का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। बड़ा आसान यह भेद है समास का और उतनी ही आसान इसकी परिभाषा है। देखिए, इस परिभाषा में कुछ शब्दों को हमने लाल रंग से स्पष्ट कर कर रखा हुआ है।
इससे यह स्पष्ट होता है कि कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी मुख्य होता है। उसके साथ साथ पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों में विशेषण विशेष्य का या उपमान उपमेय का संबंध भी होना चाहिए, तब जाकर आप उसे कर्मधारय समास का उदाहरण बता सकते हो। अब यह कैसे सार्थक होगा, कैसे सिद्ध होगा, इसका उदाहरण हम समझते हैं। देखिए, समस्त पद है महात्मा, इसका समास विग्रह क्या होगा, महान है जो आत्मा। दूसरा उदाहरण समझते हैं, कमल नयन, समस्त पद है, इसका समास विग्रह कमल के समान नयन, समास विग्रह हो गया। यहां महान विशेषण है और आत्मा विशेष्य है, यानी किसी एक आत्मा को, किसी एक व्यक्ति को महान बताया गया है। उस व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वे महान है, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में विशेषण विशेष्य का संबंध आ गया। समझ रहे हो? दूसरा उदाहरण हम समझेंगे, कमल नयन, इसमें कमल उपमा है और नयन उपमेय है, यानी किसी के नयन को कमल के समान बताया गया है। तो उपमा दी गई है कि किसी के नयन किसके समान है, कमल के समान है, कमल की तरह दिखते हैं। समझ रहे हो? कर्मधारय समास की कुछ गतिविधियां हैं, हम उन्हें समझते हैं। समस्त पद हमें करना है, प्राणों के समान प्रिय, यह समास विग्रह है, हमें इसका समस्त पद करना है, यानी इसे छोटा कर कर लिखना है। प्राणों के समान प्रिय, हम इसका समस्त पद प्राण प्रिय ऐसा करेंगे। समास विग्रह कीजिए, महादेव, महादेव यह समस्त पद है, इसका समास विग्रह करना है, यानी इसको स्पष्ट कर कर लिखना है। महान है जो देव, महादेव। समझ रहे हो? अगले कुछ उदाहरण, इनको आप हल करने का प्रयत्न करें। द्विगु समास, कर्मधारय समास के बाद हमें समझना है द्विगु समास। अब द्विगु समास में क्या विशेष है, इसकी परिभाषा हम जानते हैं। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची हो और समूह का बोध कराता हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें भी दो शब्द है जो याद रखने की लायक है, जरूरी है बहुत ही। एक, पूर्व पद संख्यावाची जिसमें नंबर्स नजर आते हो, और वो पूर्व पद आपको समूह का भी बोध कराता हो, ग्रुप भी बताता हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। आइए उदाहरण समझते हैं। समस्त पद पंच तत्व, इसका समास विग्रह है पांच तत्वों का समूह। दूसरा उदाहरण, तिरंगा, तीन रंगों का समूह। यहां पंच पूर्व पद है, संख्यावाची है, जो 5 इस नंबर को दर्शा रहा है, और समूह भी है, 5 तत्वों का समूह। दूसरे उदाहरण में तिरंगा शब्द है, समस्त पद है, इसमें ती पूर्व पद है जो संख्यावाची है, जो 3 नंबर को दर्शा रहा है, और समूह भी है। जब ऐसा हो तब उसे हम कहेंगे द्विगु समास। द्विगु समास की गतिविधि को हम हल करने का प्रयत्न करते हैं। समस्त पद हमें बताना है, 3 फलों का समूह, त्रिफला हम उसे कहेंगे, त्रिफला, 3 फलों का समूह। समास विग्रह करना है, अष्टाध्यायी, अष्ट यानी 8, स्पष्ट हमें समझ में आ रहा है, अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। समझ रहे हो? इसी तरह अगली गतिविधि के कुछ प्रश्न है, इनको आप हल करने का प्रयत्न करें। आगे हम समझते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच से विभक्ति प्रत्यय यानी कारक चिन्ह का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं।
इस परिभाषा में भी दो बातें हैं जो याद रखना जरूरी है। एक, उत्तर पद प्रधान होना चाहिए और विभक्ति या कारक चिन्ह का लोप होना चाहिए। तो लोप का अर्थ हम क्या समझेंगे? लोप होना यानी मिट जाना, हट जाना। समझ रहे हो? हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। भारत रत्न, यह समस्त पद है। इसका समास विग्रह भारत का रत्न। राह खर्च, राह के लिए खर्च। यहाँ रत्न, खर्च उत्तर पद और प्रधान है, यानी बाद वाला पद है और प्रधान भी है, मुख्य भी है। का, के लिए, यह क्या है? विभक्ति प्रत्यय, कारक चिन्ह है और उनका लोप हुआ है। जैसे भारत का रत्न, तो का ये विभक्ति प्रत्यय हटाकर भारत रत्न शब्द बनाया गया। राह के लिए खर्च, के लिए हटाकर राह खर्च यह शब्द बनाया गया। यानी भारत का में का लोप हुआ है, राह के लिए खर्च इसमें के लिए का लोप हुआ है। समझ रहे हो? हाँ, अब विभक्ति प्रत्यय या कारक चिन्ह जो तत्पुरुष समास में आते हैं वो कौन कौन से हैं? को, से, याद रहे, से जब साधन का प्रयोग हो तब से करण कारक प्रयोग में लाया जाता है, के लिए। और दूसरा से जब दो पदों में तुलना या अलग करने का बोध हो रहा हो तब से प्रयोग लाया किया जाता है। उसके बाद का, के, की, में, पर आदि ये सब विभक्ति प्रत्यय है, कारक चिन्ह है। हम आगे इन्हें और विस्तार से समझने का प्रयत्न करते हैं। तत्पुरुष समास के भेद है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। यह तत्पुरुष समास के कुछ भेद है। हम इन्हें भी और स्पष्ट समझने का, स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। तत्पुरुष समास के भेद के उदाहरण, यानी तत्पुरुष समास के जो भेद हमने ऊपर समझे हैं, अब उस भेद के कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं। उन उदाहरणों के माध्यम से आप तत्पुरुष समास के भेद को समझ सकते हो। परलोक गमन, ये क्या है? समस्त पद है, सामासिक शब्द हम इसे कहें। और इसका समास विग्रह कैसे होगा? परलोक को गमन, गमन यानी जाना, गया हुआ। परलोक गमन, परलोक को गमन। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। जब अब यहां देखिए मैंने को लाल रंग से स्पष्ट कर कर रखा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ को ये विभक्ति प्रत्यय है, कारक चिन्ह है जो कर्म तत्पुरुष को संबोधित करता है। इसका अर्थ यदि को ये विभक्ति प्रत्यय का लोप होगा तो वो तत्पुरुष समास का कौन सा भेद होगा? कर्म तत्पुरुष समास होगा। दूसरा, भयाकुल, भय से आकुल, हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। मैंने इससे पहले आपको बताया कि से का प्रयोग यदि होता है और उस उदाहरण में किसी साधन का प्रयोग हुआ हो तो करण तत्पुरुष होता है। भय से आकुल, किससे आकुल है? भय से। हाथ से लिखा हुआ, किससे लिखा हुआ है? हाथ से, यानी साधन बना है ना हाथ। समझ रहे हो? जब साधन किसी समास के विग्रह में आपको दिखाई दे तब से का प्रयोग किया जाता है और वो से करण तत्पुरुष के लिए होता है। याद रखें। चिड़ियाघर, चिड़ियों के लिए घर। रसोई घर, रसोई के लिए घर। यहाँ के लिए का लोप हुआ है। जब के लिए का लोप हो तब संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। चिंता मुक्त, चिंता से मुक्त। देखिए फिर से यहाँ से का प्रयोग हुआ है। आपको यह फर्क समझ में आना चाहिए कि जब से का प्रयोग हो, से विभक्ति प्रत्यय या कारक चिन्ह का प्रयोग हो, परंतु वहां दो पदों को अलग करने का उद्देश्य हो या दो पदों की तुलना करने का प्रयत्न हो,
और इसलिए वहां से प्रयोग हुआ हो, तो अपादान तत्पुरुष का यह उदाहरण होता है। धर्म से भ्रष्ट, यानी कि धर्म को और भ्रष्ट को अलग अलग करने का प्रयत्न किया गया। धर्म से भ्रष्ट, चिंता से मुक्त, चिंता से मुक्त किया गया, यानी अलग करने का प्रयत्न किया गया। और तब यहाँ से विभक्ति प्रत्यय या कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। जब ऐसा हो तब अपादान तत्पुरुष समास होता है। राजपुत्र, राजा का पुत्र। देश प्रेमी, देश का प्रेमी। अब यहाँ का विभक्ति प्रत्यय आया हुआ है। का, के, की आदि विभक्ति प्रत्यय जिस समास विग्रह में प्रयोग किए जाते हैं वहां संबंध तत्पुरुष समास होता है। संबंध, रिलेशन बताया जाता है। राजा का पुत्र, देश का प्रेमी, रिलेशन, संबंध। आप बीती, आप पर बीती। धर्मवीर, धर्म में वीर। यहाँ पर, में, ये शब्द प्रयोग हुए हैं, यानी कि विभक्ति प्रत्यय। जब ऐसा हो तब अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। समझ रहे हो? आगे तत्पुरुष समास की कुछ गतिविधि हम समझते हैं। समस्त पद हमें बनाना है। भूख से मरा, मैंने अभी आपको समझाया कि जहां साधन का प्रयोग हो, वहां से प्रयोग हुआ हो तो करण तत्पुरुष होता है। भूख से मरा, मरने के लिए साधन क्या था? भूख। समझ रहे हो? तो यहाँ करण तत्पुरुष समास होगा। समास विग्रह हमें करना है, यानी कि समस्त पद हमारे सामने है, सामासिक शब्द हमारे सामने है, उसका विग्रह करना है, उसको विस्तारित रूप में लिखना है। जैसे विद्यालय है, विद्या के लिए आलय, यह समास विग्रह होगा। इसी तरह अन्य और प्रश्न आपके सामने हैं, उनको हल करने का प्रयत्न कीजिए। आगे हम समझेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास और भी मजे देने वाला है, बड़ा आसान है, आप इसे समझने का प्रयत्न करें। जिस समस्त पद में दोनों पद परस्पर समान या परस्पर विरोधी हो, विरुद्ध हो, और उनमें योजक चिन्ह हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी दो बातें यहां भी ध्यान में रखने योग्य है कि जो दो पद हमने देखे हुए हैं कि समास में अक्सर दो पद होते हैं, तो वो दोनों पद या तो परस्पर समान होने चाहिए या परस्पर विरुद्ध होने चाहिए, और उन दोनों में योजक चिन्ह होना भी जरूरी है। तब आप कह सकते हो कि यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। जैसे भाई बहन, समस्त पद है, इसका समास विग्रह भाई और बहन ऐसा होगा, यानी योजक चिन्ह को हटाकर और इस योजक शब्द का प्रयोग किया गया। आप भाई और बहन, इसमें और यह योजक शब्द का प्रयोग है। दूसरा उदाहरण हम समझते हैं। पाप पुण्य, समस्त पद है, इसका समास विग्रह पाप और पुण्य। याद रहे, यहां भाई बहन परस्पर समान है। परस्पर समान का अर्थ आप क्या ले सकते हो? या तो अर्थ के आधार पर वो दोनों समान होने चाहिए, या वैल्यू, कीमत के आधार पर दोनों समान होने चाहिए। भाई बहन, आप इन्हें अर्थ के आधार पर समान मान नहीं सकते, परंतु वैल्यू, कीमत के आधार पर समान मानेंगे। भाई जितना हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, बहन भी उतनी ही होती है, तो परस्पर समान। पाप पुण्य परस्पर विरुद्ध है। पाप एक और है, पुण्य दूसरी ओर, यानी कि परस्पर विरुद्ध है, और इनमें योजक चिन्ह भी है। जब ऐसा हो तब समझे कि यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास की कुछ गतिविधियां हैं, आइए इन्हें समझते हैं। समस्त पद हमें बनाना है। खाना और पीना, इसका समस्त पद कैसे बनेगा? खाना पीना, और दोनों के बीच योजक चिन्ह होगा। क्या किया हमने? केवल योजक शब्द को हटाकर योजक चिन्ह लगाया, हो गया समस्त पद। समास विग्रह हमें करना है। माता पिता, इन दोनों में योजक चिन्ह लगा हुआ है, ये दोनों समान भी हैं, वैल्यू के पिता।
वैल्यू के आधार पर। माता हमारे लिए जितनी कीमती होती है, पिता भी उतने ही होते हैं। समझ रहे हो? तो दोनों परस्पर समान है। योजक चिन्ह भी लगा हुआ है, तो यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब इसका समास विग्रह कैसे किया जाएगा? माता और पिता, योजक चिन्ह को हटाया, योजक शब्द लगा दिया। इसी तरह कुछ उदाहरण आगे दिए हुए हैं, आप इन उदाहरणों को हल करने का प्रयत्न करें। बहुव्रीहि समास, थोड़ा यहाँ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए पहले परिभाषा समझ लेते हैं। जिस समस्त पद का कोई पद प्रदान नहीं होता, हमने समझा है कि समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। याद रहे, बहुव्रीहि समास में न पूर्व पद प्रधान है, मुख्य है, न उत्तर पद प्रधान है, मुख्य है। कोई पद प्रधान नहीं, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी दोनों पदों का आपस में मिलकर एक तीसरा पद बनाना और उस तीसरे पद को एक तीसरी दिशा में संकेत करने के लिए मजबूर कर देना। जब ऐसा हो तब बहुव्रीहि समास होता है। जैसे समस्त पद नीलकंठ, इसका समास विग्रह है, नीला है कंठ जिसका वह। अब नीला कंठ किसका है? शिव जी का है। यानी नीला और कंठ दो पद है, नीला पूर्व पद है, कंठ उत्तर पद है। दोनों भी अर्थ गौण है, दोनों का अर्थ यहाँ लिया ही नहीं है, बल्कि उन दोनों को मिलाकर एक तीसरे की ओर इशारा किया गया है। नीला है कंठ जिसका वह, अब नीला कंठ किसका है? शिव जी का है। नीला है कंठ जिसका वह अर्थात शिव। जब ऐसा हो तब बहुव्रीहि समास होता है। दूसरा उदाहरण हम समझेंगे। चक्रधर, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। चक्र को धारण करने वाले कौन है? विष्णु जी है। यानी चक्र पूर्व पद है, धर उत्तर पद है। दोनों का अर्थ यहाँ है ही नहीं, बल्कि उन दोनों को मिलाकर एक तीसरे की ओर संकेत किया गया है, विष्णु जी की ओर। समझ रहे हो? एक छोटी सी बात यहाँ ध्यान में रखने योग्य है, जो मैंने हरे रंग में दर्शाई हुई है। आइए उसे समझते हैं। बहुव्रीहि समास में वही समस्त पद या सामासिक शब्द का समावेश होगा जो केवल एक ही हो, उसके समान दूसरा नहीं। जैसे शिव, विष्णु आदि। शिव एक ही है, इनके समान दूसरा नहीं है। विष्णु एक ही है, इनके समान दूसरा नहीं है। जब दो पदों को मिलकर एक नया पद बने और वो किसी की ओर संकेत करे, पर वो संकेत एक ही हो, उसके समान दूसरा नहीं होगा, तभी आप उस भेद का बहुव्रीहि समास में अर्थ ले सकते हो, अन्यथा नहीं। आइए बहुव्रीहि समास की गतिविधि को हम समझते हैं। समस्त पद हमें करना है। तीन है आंखें जिसकी वह, यानी कि ये विस्तारित रूप है, समास विग्रह है, हमें इसका समस्त पद बनाना है, यानी छोटा कर कर लिखना है। तीन है आंखें जिसकी वह, अब तीन आंखों वाले कौन है? ब्रह्मा है। कौन है? नहीं, शिव जी है ना? तीन है आंखें जिसकी वह, अर्थात शिव है ना? अब समास विग्रह हम करेंगे। दशानन, यानी कि छोटा पद दिया गया है, इसको विस्तारित रूप में लिखना है। दशानन, 10 है आनन जिसके वह, आनन का अर्थ होता है सिर, हेड। अब 10 आनन किसके थे? रावण। दशानन इस समस्त पद है, इसका समास विग्रह 10 है आनन जिसके वह, अर्थात रावण। तो रावण एक ही है, बहुत सारे हैं क्या? नहीं। अब आप इसका उदाहरण का, भेद का समावेश बहुव्रीहि समास में कर सकते हैं। याद रहे, समस्त पद का एक उदाहरण हमने देखा, तीन है आंखें जिसकी वह। अब यहाँ पूर्व पद तीन है, यानी कि पूर्व पद भी है, संख्या भी दर्शा रहा है। तो क्या यह
द्विगु समास में जाना चाहिए। हमने इससे पहले समझा कि द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और समूह का बोध कराता है। तो क्या ये द्विगु समास में जाना चाहिए? नहीं। 3 है आंखें जिसकी वह, ये किसी एक की ओर इशारा कर रहा है, शिव जी की ओर। दशानन, 10 यहां भी पूर्व पद है, संख्यावाची है। 10 सरों की बात की जा रही है। दशानन, यहां भी पूर्व पद है, संख्यावाची है, लेकिन समूह का बोध नहीं करा रहा है, किसी एक की ओर इशारा कर रहा है। दशानन, रावण हम जिसे कहेंगे, समझ रहे हो? हाँ, यदि आपने 3 है आंखें जिसकी वह, यह समास विग्रह है, आपने इस समास विग्रह को ऐसा किया, 3 आंखों का समूह, तो ये द्विगु समास में भले ही जा सकता है, होगा तो नहीं लेकिन जा सकता है, क्योंकि आपने उसके समास विग्रह का तरीका बदल दिया। दशानन, 10 सरों का समूह, यदि आपने ऐसा विग्रह किया तो ये द्विगु समास में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पूर्व पद संख्यावाची भी होगा और समूह का बोध भी होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? ऐसे इकट्ठे 10 सर एक जगह पड़े हुए हैं, 10 सरों का समूह हमें कहीं मिलता है क्या? होता है क्या ऐसा? 10 सर काट कर पड़े हुए हैं, उनका समूह पड़ा हुआ है, ग्रुप है, ऐसा कभी मिलता है क्या? नहीं। तो दशानन ये रावण के लिए उचित होगा, यानी बहुव्रीहि समास। अन्य उदाहरण आपके सामने है, इनको हल करने का प्रयत्न करें। इस प्रकार कक्षा 10 की समास इस बिंदु को हमने बहुत अच्छी तरह समझने का प्रयत्न किया है। धन्यवाद।